चलिए तो लॉन्गिट्यूड्स आ गया। ठीक है। ये हमने एटमॉस्फेयर शुरू किया था, तो इसके अंदर इन द लास्ट लेक्चर हमने ये भी देख लिया था कि गैसेस एंड वाटर वेपर्स ये क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चलती हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस चेंजेस, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे ये चीजें बदलती जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी ग्रीन हाउस गैसेस की, कि व्हाट आर दीज ग्रीन हाउस गैसेस और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और वो सारी चीजों के ऊपर हमने बात की थी कि इसके ऊपर वेरियस समिट्स कौन कौन से हैं। उसके ऊपर हमने बात की थी कि ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर आपके कौन कौन से समिट्स चलते हैं, उसकी हमने बात की थी यूएनएफ ट्रिपल सी। और अगर मैं आपको बात करूं तो ये इसमें एक हमने ये भी बात की थी कि देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल आल्सो। ठीक है। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल इस बार के सीरीज के क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रिलेटेड टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो वाटर वेपर, वाटर वेपर के लिए मैंने आपसे बात की थी कि जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना था कि वाटर वेपर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, यानी इक्वेटर से अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे तो वाटर वेपर जो है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है। इट आल्सो एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर हमने बात की थी कि व्हाट इज दिस इंसुलेशन। इंसुलेशन को हमने बोला था कि जो भी आपका वो है क्या बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको हम कहते हैं एज एन इंसुलेशन। उसके बाद इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, ये भी हमने बात कर ली। डस्ट, इसके बाद आते हैं डस्ट पार्टिकल। एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी to make small solid particles which originate from different sources and includes sea salts, fine soils, smoke, soot, ash, पोलन। जो भी एटमॉस्फेयर में चीज है जो कि हमें मतलब सांस लेने में हमारे लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ज्यादातर वो हमारे लिए पॉल्यूटेंट ही है। ठीक है। तो जो कोई भी चीज है जो हमारे पास मतलब हमारे लंग्स में एब्जॉर्प्शन के लिए पंगा दे रही है, इट इज कॉल्ड एज अ दिस। ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक डस्ट पार्टिकल्स मतलब वो होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाइट पे जाओगे तो डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे। The higher the concentration of dust particle is found in subtropical and temperate regions due to dry winds in comparison to the equatorial and the polar regions। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, यानी हमारा जितना भी रीजन है जहां पे हम रह रहे हैं यहां पर आपका ज्यादातर डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे। इक्वेटर पे बारिश के कह लो या फिर पोल्स पे कह लो कि साफ रहता है बिल्कुल, दोनों जगह। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो डस्ट पार्टिकल जैसे अट्रैक्ट करने के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट द डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। यानी इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा सरफेस पे है ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा इसकी डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है। अब यहां पर मैं आता हूं, यहां पर अगर हम देखें तो चलो ये एक सबसे एक बेसिक सी बात है। सबसे नीचे जो होता है हमारे पास वो होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से थोड़ा सा और ऊपर अगर आप आओगे देन वी हैव मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर से थोड़ा सा और ऊपर आओगे देन वी हैव थर्मोस्फेयर। अब यहां पर क्या होता है, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर ये दोनों जहां पे मिलते हैं वहां पर एक ट्रांजिशनल सी लेयर बनती है ये वाली। ठीक है। सिमिलरली स्ट्रेटोस्फेयर और मिजोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिशनल सी लेयर बनती है ये वाली। ठीक है। सिमिलरली मिजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिशनल सी लेयर बनती है ये वाली। अब ये जो ट्रांजिशनल सी लेयर्स बनती है इनको हम कहते हैं एज अ पॉज। ठीक है। ये भी पॉज, इसको भी इसका भी आगे मतलब नेम जो होगा पॉज में आएगा। ठीक है। और इसका भी जो नाम है वो भी पॉज में आएगा। ठीक है। इससे पहले जो पॉज का पहले का नाम होगा वो इससे नीचे वाली लेयर का नाम देंगे। जैसे ये वाला जो पॉज होगा इसको हम कहेंगे एज अ ट्रोपोपॉज। ठीक है। इसके बाद इसको जो हम कहेंगे एज अ स्ट्रेटोपॉज, इसको हम कहेंगे एज अ स्ट्रेटोपॉज। क्यों? क्योंकि नीचे वाले में स्ट्रेटोस्फेयर है। सिमिलरली यहां पे मीजोस्फेयर को हम कहेंगे एज अ मीजोपॉज। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास तीन पॉज आ गए, कौन से?
एक आ गया ये ट्रोपोपॉज, एक आ गया हमारे पास स्ट्रेटोपॉज, और एक आ गया हमारे पास मीजोपॉज। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज जो है वो हमें देखने वाली है, वो ये है कि यहां पर हम देखें तो हमें एक और चीज थोड़ी सी अजीब दिख रही है, और वो है ये वाली लाइन। ठीक है, अगर आप इस लाइन को देखोगे तो यहां पे आपको ये रेड वाली लाइन दिख रही है, एक दिख रही है। ठीक है, अब ये जो रेड लाइन यस है, सर। इस रेड लाइन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये रेड लाइन ऐसी क्यों है? अभी इस रेड लाइन के होने का मतलब ये होता है कि यहां पर एक चीज हम देखेंगे, उसको हम कहते हैं लैप्स रेट। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम कहते हैं एज अ लैप्स रेट। ठीक है, अब ये लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट होता है कि धरती जो है, अगर ये पूरी की पूरी धरती है, धरती के ऊपर सन रेज आती हैं, ये जो सन रेज आती हैं, ये इसको हम कहते हैं एज अ इंसोलेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एज एन इंसोलेशन, जो धरती के ऊपर सनरेज आती है। यहां पे जैसे ही धरती के ऊपर सनरेज टकराती है, टकराने के बाद ये सनरेज धरती को गर्म करके बाहर की तरफ इसको फेंक देती है ऐसे। इसको हम कहते हैं एज ए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो हमारे पास आ गई एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और एक आ गई हमारे पास इंसुलेशन। ठीक है, अब ये जो इंसुलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों आपस में है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को काबू कर लेती हैं। ठीक है, अब इसमें समझना ये है कि जो ये धरती है, धरती के एकदम नजदीक यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। यहां से जैसे 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 आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। यानी जैसे आप आजकल हीटर के आसपास बैठते हो, तो हीटर में अगर आप देख रहे हो, तो हीटर जो है वो एकदम हीटर के नजदीक रहोगे आप, तो आपको एकदम गर्मी लगेगी। लेकिन हीटर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे वो गर्मी खत्म होती जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर के ऊपर, मतलब धरती के नजदीक होंगे, टेम्परेचर हाई होगा, और यहां से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अगर मैं इंग्लिश में कुछ इसको कन्वर्ट करके लिखूं, तो मैं ऐसा भी ले सकता हूं, विद इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट इन हाइट विद इंक्रीज इन हाइट हाइट देर इज देर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जब कभी भी आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। लैप्स रेट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लैप्स रेट। तो जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाओगे, ये धरती से ये जो ये है, ये कम होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। ये जो लैप्स रेट है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ड्राई लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक, और वेट लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट जो है, इस नॉर्मल लैप्स रेट की जो वैल्यू आती है, विद इंक्रीज ऑफ 6 डिग्रीज 1000 मीटर्स, देर इज ए डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्रीज। ठीक है, तो जैसे आप 1 किलोमीटर या 1000 मीटर्स ऊपर जाओगे, देर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज 6.5 डिग्री। इसको हम कहते हैं हम लैप्स रेट। ठीक है, ये जो लैप्स रेट है, ये दो टाइप का होता है, ड्राई लैप्स रेट और वेट लैप्स रेट। ड्राई लैप्स रेट के अंदर क्या होगा कि जब आप यहां पर मॉइस्चर के बिना ट्रेवल करोगे टू द हाइट, तो जब कभी भी आप विदाउट मॉइस्चर ट्रेवल करोगे टू द हाइट, तो होगा क्या कि जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी फॉल कर जाएगा। So with increase in 1000 meters, the decrease in the temperature will not be 6.5, it will be somewhere around 8 to 9। ठीक है, 8 या 9 के बीच में कहीं ना कहीं ये इसके साथ लगता होगा। वेर एज वेट लैप्स रेट के अंदर क्या होगा? वेट लैप्स रेट के अंदर ये जो टेम्परेचर है 6.5 डिग्री से, पानी होने के कारण वो टेम्परेचर नीचे गिरेगा नहीं। सो हियर इट विल बी समवेयर अराउंड 4.5, और ये कह के चलो 4 to 5 के बीच में ये वेट लैप्स रेट रहेगा। तो हमारे पास दो आ गए, एक ड्राई लैप्स रेट,
एक आगे हमारे पास वेट लैप्स रेट। तो वेट लैप्स रेट जो है 4.5 के आसपास होता है, 8.9, और नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो 6.5 डिग्रीज पे होता है। अब इस पे आ जाओ, ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम में सबसे पहले क्या हो रहा है, हम धरती से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो जैसे ही हम धरती से ऊपर की तरफ उठेंगे, जैसे हम धरती को छोड़ेंगे, तो यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। सो कॉन्सिक्वेंटली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जितना भी आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ चल रहा है। ठीक है, फिर आगे जाके ये जो टेम्परेचर है ये यहां पर स्टडी हो जाता है। पॉज में हमेशा टेम्परेचर स्टडी रहता है, यहां ना डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है। लेकिन इसके बाद जैसे आप आगे चलते हो तो ये जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है यहां से। सॉरी, यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और यहां से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। फिर यहां पे पॉज पे आगे, यहां पे टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट है। फिर यहां से फिर से आगे बढ़े तो टेम्परेचर अगेन स्टार्टेड डिक्रीजिंग ड्यू टू द लैप्स रेट। पॉज में आए, टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया। फिर यहां से हाइट में गए, टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो हुआ क्या, पहले टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और फिर इंक्रीज हो रहा है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है कि पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब आप ट्रोपोस्फेयर में होते हो तो यहां पे लैप्स रेट चलता है, यानी विद इंक्रीज इन हाइट देर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जब कभी भी हाइट बढ़ेगी, पॉज, ये जो है ये बीच की ट्रांजिशन लेयर है, यहां पे नहीं बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर होने की वजह से यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हीट मतलब लिबरेट करता है। ठीक है, वो करती है, लिबरेट करती है जब कभी भी ओजोन टूटती है इनटू O3 एंड निसेंट ऑक्सीजन, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर ऊपर चढ़े तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर से डिक्रीज कर जाएगा, क्यों? यहाँ पे ओजोन है ही नहीं, ओजोन सारी की सारी हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में है। याद रखना, ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर यानी इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन इज अ प्रोटेक्टर ऑफ यू कैन से ह्यूमन लाइफ और एनी लाइफ। बट इन ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज एक्ट्स एज एन पॉल्यूटेंट। तो ओजोन लेयर जहां पे है वहीं पे अच्छी रहती है, यहां पर नहीं। फिर इसके बाद और हाइट पे चले जाओ ऊपर, जैसे ऊपर चले गए तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, यहां पे भी टेम्परेचर डिक्रीज करके इसके बाद ऊपर चले जाओ तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर भी सारा का सारा जितना भी ये है, ये क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि यहां पर एनाइंस पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एनाइंस एंड कैटाइंस होते हैं। तो जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एनाइंस एंड कैटाइंस बनते हैं, यहां पर टेम्परेचर रिलीज होता है। टेम्परेचर रिलीज होने की वजह से यहां पर, सॉरी, टेम्परेचर मतलब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटेजी सी बनती है कुछ कुछ ऐसी, पहले टेम्परेचर डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। अब इसी के अंदर, थर्मोस हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। रिपीट कर देंगे सर थर्मोस्फेयर का? थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि जब आपके सनरेज आती है ना, ठीक है, सनरेज जब इन गैशियस पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं तो वो उनको एनाइंस एंड कैटाइंस में तोड़ देती है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब जब हीट रिलीज होगी तो हीट इस एटमॉस्फेयर में रह रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ओके सर। ये है इसकी मेन बात है। अब इसी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, अब इसकी बाकी की नॉर्मल बातें देख लेते हैं यार, अगर आपको ये समझ आ गया। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स रफली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। Thickness of the troposphere is greatest at the equator because heat is transported to the great heights by a strong convectional current. ठीक है, कन्वेक्शनल करंट जो है ये बहुत, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शनल क्या होता है, मैंने आपसे कल बात की थी, अगर आपको याद हो, देर इज अ रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल एट द इक्वेटर। अगर इक्वेटर पे रेनफॉल हो रही है तो क्या हो रहा है उसमें, सुबह सुबह धूप चमक रही है। ठीक है, अगर इफ यू रिमेंबर, सुबह सुबह धूप चमक रही है,
ठीक है। अगर सुबह सुबह धूप चमक रही है और दोपहर बाद क्या हो रही है, वहां पर बारिश हो जा रही है। ठीक है। तो ये जो रेनफॉल होती है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ रेनफॉल जो होती है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। इसको हम किस नाम से जानेंगे? कन्वेक्शनल रेनफॉल। रेनफॉल। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक समझ है। गए सर। यस सर। अब आगे चलते हैं। अबव ट्रोपोस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है हमारे पास क्या आ जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। प्रेफर्ड फॉर हाई स्पीड जेट फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एयर पॉकेट्स। वहां पे एयर पॉकेट्स नहीं होते, तो जब आप एयरफोर्स में जाओगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्फेयर में ही हो सकता है आप अपने जहाज मुझे उड़ाते हुए दिखो। ठीक है, मुझे कैसे दिखोगे, पर वहीं पे उड़ाओगे। Near absence of water vapor in this layer prevents the formation of clouds at equator। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। Stratosphere is found above the troposphere and extends up to the height of 50 kilometers। तो 50 किलोमीटर तक आपके पास क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। One important feature of the stratosphere is it contains ozone layer, और ये शील्ड करती है लेयर। ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ। द mesosphere lies above the stratosphere which extends up to the height of 80 kilometer। above mesosphere is ionosphere। mesosphere के ऊपर क्या है? आइनोस्फेयर है। आइनोस्फीयर। आइनोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। जो आइनोस्फेयर है वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टू इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट लेयर्स इन आइनोस्फेयर आर ई लेयर और कैनली हेविसाइड और एफ लेयर। ठीक है। ई लेयर रिफ्लेक्ट्स द मीडियम रेडियो वेव्स दस हेल्पिंग शॉर्ट डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। एफ लेयर रिफ्लेक्ट्स the short radio waves and helps लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। रेडियो ठीक है। कम्युनिकेशन। तो एफ और ई लेयर, ये दो लेयर्स हैं इसके अंदर, मीजोस्फेयर के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं। ठीक है। तो आगे अगला मेरा टॉपिक जो है, अब हम बात कर रहे हैं, हमने ये इसके कुछ कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर हमने लास्ट टाइम पे भी बात की थी, और वो कंसेप्ट क्या थे? लैप्स रेट। ठीक है। लैप्स रेट को हमने देख लिया। लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट होता है विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे इन हाइट हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और ये दो टाइप से होगा। एक होगा इसके अंदर वेट लैप्स रेट, एक होगा इसके अंदर ड्राई लैप्स रेट। ठीक है। दो हमने इसमें देख लिए थे लैप्स रेट के ऊपर कंसेप्ट। इंसुलेशन का कंसेप्ट हमने देख लिया। इंसुलेशन मतलब होता है इन रेज ऑफ सन। कमिंग कमिंग रेडिएशन। ठीक है। ये हमने दो देख लिए थे। अब इसी इंसुलेशन एंड लैप्स रेट को मिला के हमारे पास बनता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के अंदर हमारे पास क्या रहता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के अंदर हमारे पास ये रहता है कि जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर जाए। तो जब कभी भी ऐसा हो कि हाइट इंक्रीज करे और टेम्परेचर डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर जाए, हम उसको कहते हैं एज ए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। इसको हम कैसे बोलते हैं, कैसे जस्टिफाई कर समझाते हैं? अब जैसे अगर सपोज करो ये हमारे पास एक वैली है। ठीक है। इस वैली के अंदर क्या होता है, यहां से भी ऐसे करके सपोज करो यहां पर हवा है, तो यहां से वाटरफॉल की तरह ठंडी हवा आती है। अब वो जो ठंडी हवा यहां पर आई, वो यहां से जितनी भी गर्म हवा है उसको अपलिफ्ट कर देगी ऊपर की तरफ। और जैसे ही ये गर्म हवा अपलिफ्ट हो गई ऊपर के लिए, यहां पर अपलिफ्ट होने के बाद यहां पर सारी गर्म हवा यहां पर रुक जाएगी। अब जितनी भी गर्म हवा है वो यहां पर रुक गई। ठीक है। अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि यहां से हवा ऊपर की तरफ चलना शुरू हुई। जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ चलना शुरू हुई तो टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए। टेम्परेचर डिक्रीज करता है करता है करता है करता है, लेकिन जैसे ही इस हवा के पास पहुंचता है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। सो रादर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इट इंक्रीजेस। तो जैसे ही ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा अचानक से, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है, या ये मान के चलो दोनों रिलेटेड चीजें। लैप्स रेट होता है कि विद इंक्रीज इन हाइट देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर इसमें लैप्स रेट में कोई एक्सेप्शनल सा बिहेवियर शो करता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो लैप्स रेट का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्वर्जन ऑफ
जनरल टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, इंसुलेशन हमने पढ़ लिया। अब आ गया हमारे पास हीट बजट बजट एंड लेटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ये दो चीजें हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हीट बजट हमारे पास क्या है, ठीक है, यहां पर अगर हम आए तो ये ठीक है, सोलर रेडिएशन, ये वही रिपीट हो रही है चीजें। अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी थ्रू इट्स शॉर्ट वेवलेंथ्स। द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन व्हिच इज शॉर्ट टर्म एज insolation. As the earth is geoid, resembling a sphere. The sun rays falls obliquely on the top of the atmosphere and earth intercepts this so and so. ठीक है, intercepts a very small portion of the sun's energy. The solar output received at the top of the atmosphere varies slightly. During its revolution around the sun, the earth is farthest from the sun on so and so. ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। डे 4 जुलाई एंड ऑन 3 जनवरी द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। Therefore, annual insolation received by Earth on 3rd January is strictly more than the amount received by the 4th July. Variability of insolation at the surface of the Earth, the amount and intensity of insolation vary during the day. ये पॉइंट्स याद रखिएगा। द फैक्टर्स दैट कॉज द वेरिएशन इन इंसुलेशन। ठीक है, यानी सूरज की जो किरणें धरती के ऊपर आ रही हैं वो किन किन चीजों के ऊपर वेरी करेंगी। पहली चीज रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरी चीज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तीसरी चीज लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी एंड एटमॉस्फेयर, एंड लास्ट चीज आ जाती है कन्फिग्रेशन। ठीक है, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। ठीक है, यहां पर मैं अभी